our new chapter in the business study series, one chapter in a 30 minutes. So आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग की बात करें तो हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे पॉज डीसी के नेम से. पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैनेजमेंट का है दैट इज अ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. कहता है डायरेक्टिंग इज नोन एज अ हार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो इनिशिएट करता है किसको? एक्शन को. बाकी जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है वो एक बेस प्रिपेयर करते हैं. एक्चुअल में काम कहाँ स्टार्ट होता है? डायरेक्टिंग के अंदर स्टार्ट होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन. कहता है डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन. अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन along with planning, organizing, staffing and controlling. कहते हैं बाकी जितने भी फंक्शंस हैं प्रिपेयर बेस फॉर एक्शन. डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कहता है डायरेक्टिंग क्या है? परवेसिव फंक्शन है as it is performed by all the managers at all the levels. It takes place wherever superior subordinate relationship exists. जहां पर भी सुपीरियर subordinate relationship exist करता है वहां पे हमें किसकी नीड रहती है? डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है. डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कहता है डायरेक्टिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजर मस्ट कॉन्टिन्यूसली टेक स्टेप्स टू एंश्योर दैट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट प्रॉपरली. The function of directing take place throughout the life of a organization. जो directing है ये ongoing process है, continuous process है. continuously हमें जो क्या है डायरेक्टिंग जो क्या है वो करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना पड़ता है. फिर नेक्स्ट हमारा फीचर आती है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कि जो डायरेक्टिंग है स्टार्ट्स एट द टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन hierarchy. The manager get instruction from his superior and give instruction to his subordinate. कहता है जो डायरेक्टिंग का फ्लो है वो हमेशा क्या रहता है? It flows from top to bottom रहता है. फिर कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की बात करें तो फर्स्ट आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन. कहता है डायरेक्टिंग क्या करता है? हेल्प करता है टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ डिजायर्ड objective. It helps employee to achieve the work target. कहता है डायरेक्टिंग जो क्या है स्टार्ट करता है किसको? वर्क को. हेल्प करता है एम्प्लॉइज की वर्क के टारगेट्स को अचीव करने के लिए. सेकेंड इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स. हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव कर पाएंगे ओनली जब कहता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा. और डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इस तरीके से कि एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. थर्ड इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन एंड लीडरशिप. कहता है कि जो डायरेक्टिंग है कहता है बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी. तो डायरेक्टिंग क्या करता है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को एंड विद द हेल्प ऑफ अ लीडरशिप उनके पोटेंशियल को एनहांस करता है और उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है. डायरेक्टिंग फैसिलिटेट द चेंज. कहता है जनरली देखा जाता है एम्प्लॉय क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं चेंजेस को ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट. लेकिन जो इफेक्टिव डायरेक्टिंग कहता है तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को टू रिड्यूस सच रेसिस्टेंस एंड डेवलप कोऑपरेशन. तो डायरेक्टिंग के अंदर जो मैनेजर क्या करता है? एम्प्लॉयज को चेंजेस के पॉजिटिव इंपैक्ट बताता है तो फिर वो जो क्या है चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. इफेक्टिव डायरेक्टिंग कहता है प्रमोट करती है कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉय एंड हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग वेरियस ग्रुप्स, activities and departments. Elements of directing important है. There are 4 elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. यही 4 टॉपिक हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने हैं. सुपरविजन छोटा सा ही है. मेन 3 टॉपिक है आप लोगों के: मोटिवेशन, लीडरशिप
एंड कम्युनिकेशन। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है सुपरविजन। सुपरविजन क्या है? सुपरवाइज करना, ओवरसी करना द एम्प्लॉइज एट वर्क। एम्प्लॉइज जो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको ओवरसी करना। कहते हैं इट मींस मॉनिटरिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट इन देयर टास्क टू एंश्योर दैट दे आर वर्किंग एज पर द प्लान, दैट इज अ सुपरविजन। फिर आता है मोटिवेशन। व्हाट इज अ मोटिवेशन? कहते हैं मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग मतलब इंस्पायरिंग पीपल to action to accomplish the desired goals. In other words, it is the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve the organizational goal. Motivation क्या एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो ग्रुप गोल्स को अचीव करें। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट कहते हैं मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव इज एन इनर दैट एक्टिवेट एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। मोटिव क्या होता है? कोई टारगेट। एंड मोटिवेटर एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम लोग जो क्या है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। लाइक मैनेजर मोटिवेटर यूज कर, लाइक अच्छी पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। तो जिस चीज से हम लोग मोटिवेट करते हैं वो होते हैं मोटिवेटर। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। कहते हैं मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन क्या करती है? मोटिवेशन प्रोड्यूस द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके हम लोग जो हमारे टारगेट्स हैं उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या आ जाएगा? प्रोवाइड पॉजिटिव रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ पे, इंक्रीज, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या आ जाएगा? यूज नेगेटिव मींस लाइक थ्रेटनिंग, पनिशमेंट देना, डिमोशन कर देना, इंक्रीमेंट रोक देना, टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। फिर कहता है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कहता है मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज कहता है एज इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट इन देयर नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, रिएक्शंस एंड वांट्स। जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी नीड्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके रिएक्शंस क्या है? डिफरेंट है। और हम लोग एक ही टेक्निक से हर एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कहता है मोटिवेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? कहता है मोटिवेशन इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। हेल्प टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड। कहता है बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय एंड प्रेजिंग देम फॉर गुड वर्क। कहता है मोटिवेशन हेल्प टू चेंज द नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय इनटू द पॉजिटिव एटीट्यूड। हेल्प टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। कहता है बाय आइडेंटिफाइंग मोटिवेशनल नीड एंड प्रोवाइडिंग सुटेबल इंसेंटिव। मोटिवेशन हेल्प करता है टू रिड्यूस द ट्रेनिंग कॉस्ट एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। हेल्प टू रिड्यूस द एब्सेंटिज्म। कहता है मोटिवेशन इज प्रोवाइडेड एडिक्वेटली, वर्क becomes a source of pleasure and worker absenteeism can be reduced। वर्कर की जो absence है उसको reduce किया जा सकता है। facilitate change, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को। motivation क्या करता है? help करता है to introduce the changes smoothly without much assistance from workers। फिर आती है हमारे पास मास्लो की नीड हयात की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इट इज इंपॉर्टेंट। मास्लो जो क्या है, अब्राहम मास्लो ने जो क्या है फर्स्ट टाइम जो क्या है मोटिवेशन की थ्योरी दी। उसने मोटिवेशन को 5 बेसिक नीड्स में कैटेगराइज किया। ठीक है, फर्स्ट हमारी है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, थर्ड आती है बिलोंगिंगनेस नीड, फोर्थ है एस्टीम नीड एंड फिफ्थ वन है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। कहता है दीज आर द मोस्ट बेसिक, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके assumptions बता देता हूँ। मास्लो क्या कहता है कि उसने इन नीड्स को एक हायरार्की में फॉलो किया है, डिस्क्राइब किया है कि जब हमारी लो लेवल की नीड फुलफिल होगी तभी हम लोग हायर लेवल नीड पे जाएंगे। फर्स्ट हमारी आती है इसके अंदर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। कहता है दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड एंड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल अदर नीड्स। इसमें क्या आ जाएगा? फूड, शेल्टर, एयर, वाटर। और ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? बाय गिविंग द बेसिक सैलरीज टू द एम्प्लॉयज। फिर आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी में दो टाइप की आती है, फिजिकल सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेफ्टी। अब फिजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या जाएगा? include the protection against accident, illness, injury and economic security includes security of job। अब कहता है motivators like insurance, pension plan, stability of income, job security help करता है to satisfy these needs। थर्ड आता है social affiliation and belongingness need। These need refers to sense of belongingness
फ्रेंडशिप, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस। कहता है ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स थ्रू इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड कोर्डियल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉइज। तो उनकी ये नीड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एस्टीम नीड। एस्टीम नीड की बात करें, दीज नीड्स इंक्लूड फैक्टर सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, ऑटोनॉमी, रिकॉग्निशन, अटेंशन। कहता है हायर लेवल एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय द सच नीड्स। एंड फिफ्थ आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। कहता है दीज आर द नीड्स ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम। कहता है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, self fulfillment and achievement of goals. The organization satisfy these needs by allowing employees to take the initiative. Conclusion की बात करें, कहते हैं Maslow theory has been widely recognized and appreciated. It helps manager to understand need level of employee so that appropriate motivation can be provided. Important है हमारी Maslow की need hierarchy theory of motivation examination point of view से। उसके बाद आता है incentives। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे तरीके जो यूज किए जाते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो इंसेंटिव्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो फर्स्टली बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। कहते हैं इंसेंटिव्स विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं and serve to motivate people for better performance are the monetary incentive। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? monetary incentives कहते हैं। उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? लाइक कहता है पे एंड अलाउंस। कहता है लाइक हम लोग उनको जो सैलरीज वगैरह देते हैं, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये पे एंड अलाउंसेस के अंदर आते हैं। ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है। फिर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, इसके अंदर हम लोग जो क्या है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी हम लोग उन्हें क्या करते हैं, उनके वेजेस को डिटरमाइन करते हैं। इसका मेन एम क्या है? प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, इंप्रूव करना बाय पेइंग हायर वेजेस किसको? एफिशिएंट वर्कर को एज कंपेयर टू द इनएफिशिएंट वर्कर। थर्ड आता है बोनस। बोनस क्या होता है? एक ऐसा इंसेंटिव जो ऑफर किया जाता है अबव द सैलरी एंड वेजेस, सैलरी से अलग जो उनको उनकी सर्विसेज जो उनको देते हैं उसके बदले में जो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, दैट इज अ बोनस। फिर प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है? इट मींस शेयरिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी विद द एम्प्लॉइज, कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कुछ शेयर एम्प्लॉइज के साथ शेयर करें। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। फिर को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं एम्प्लॉइज में, इसमें एम्प्लॉइज क्या करती है, कंपनी उनको एक ऑप्शन देती है टू बाय द कंपनी शेयर एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। इससे जो क्या है कंपनी के एम्प्लॉइज के अंदर फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है और वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? बेनिफिट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टरवर्ड, सच एज प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी होगी। ये उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ये भी हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। प्रीरिक्विस्ट क्या होते हैं? कहते हैं बहुत सारी कंपनी प्रीरिक्विस्ट एंड फ्रिंज बेनिफिट्स देती हैं, लाइक कार अलाउंस, हाउस, मेडिकल एड, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ओवर एंड अबव द सैलरी, हम लोग प्रीरिक्विस्ट कहते हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ये वो इंसेंटिव्स हैं जिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। They provide the psychological, social and emotional satisfaction of a need. Like इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आ जाएगा? स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस का मतलब इट रेफर्स टू रैंकिंग ऑफ पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द जॉब। जो सोशल एंड एस्टीम नीड है इंडिविजुअल की आर सेटिस्फाइड बाय द स्टेटस। फिर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा क्लाइमेट वगैरह प्रोवाइड करके करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि उनकी वगैरह प्रॉपर प्रमोशन वगैरह हो सके। जॉब एनरिचमेंट, उनकी जॉब को एनरिच करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट एंड रिक्वायर हायर नॉलेज एंड स्किल। फिर जॉब सिक्योरिटी वगैरह उनको प्रोवाइड करना, लाइक एम्प्लॉय वांट जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क सो दैट दे डोंट हैव टू वरी ऑन दीज एस्पेक्ट एंड वर्क विद अ ग्रेटर जील। फिर कहता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम करना, एप्रिसिएशन करना एम्प्लॉयज को। फिर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करवाना डिसीजन मेकिंग के अंदर। Employee empowerment, it means giving more autonomy and power subordinates को in the completion of their work. Empowerment makes people feel that their job is important and they contribute positively. Employee empowerment हम इसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुपरविजन मोटिवेशन के बाद आता है लीडरशिप का। लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, कहते हैं लीडरशिप इज अ प्रोसेस इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर इन सच अ मैनर
that they will do what the leader wants them to do. जो हम करवाना चाहते हैं वो वही करते हैं. इस तरीके से उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है. तो लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है ऑफ इंडिविजुअल की टू इन्फ्लुएंस द अदर. लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर. इट शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड अ फॉलोवर. कहता है लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़-फेयर. ऑटोक्रेटिक या इसको ऑथोरिटेरियन लीडर भी कहते हैं. इसमें बेसिकली इसको बोथ सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं. सारी की सारी पावर टॉप लेवल के पास होती है एंड बाकी सबको उनके डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है. एक ऑटोक्रेटिक लीडर जो क्या है, ऑर्डर्स देता है एंड एक्सपेक्ट करता है कि उसके सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करें, ओबे करें. कहता है वो सारे के सारे डिसीजन लेता है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट. यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ओनली वन वे होता है विद द सबऑर्डिनेट. और जो यहाँ पे लीडर है वो डोगमेटिक है, दैट इज डज नॉट चेंज एंड विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, कि उसके कोई अगेंस्ट बोले या कॉन्ट्राडिक्ट करे, वो ऐसा नहीं कर सकता. ही फॉलो द assumption दैट कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट. कि रिवार्ड हो या पनिशमेंट हो वो रिजल्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए. अभी जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है कहाँ कहते हैं, जहां पे सुपरवाइजर को रिस्पॉन्सिबल हो फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम and has to ensure labor productivity. यहाँ quick decision making is also facilitated. यहाँ पर जहाँ पे एम्प्लॉइज जो के हैं वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है या इलिटरेट हमारे जो वर्कर्स हैं, अगर इस टाइप में वहां पे हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं. फिर आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप इसे बोलते हैं. यहाँ पे लीडर जो क्या है कंसल्ट करता है पूरे ग्रुप के साथ, फ्री को डिसीजन लेता है. कहता है एक डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान and make decision in consultation with his subordinate. कहता है he will encourage them to participate in a decision making. He delegate and decentralize the authority. Listen करता है उनकी complaints को and suggestion of subordinates को. They exercise more control by using forces within the group. Laissez-faire इसे subordinate central leadership style भी कहते हैं. यहाँ पे एक है लीडर है who avoids use of power और full freedom दे देते हैं subordinates को. Such a leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential. जब तक कुछ नहीं होता वो पावर को यूज नहीं करना चाहते. The followers are given a high degree of independence to formulate their own objective and ways to achieve them. The manager is there only to support them and supply them the required information to complete the assigned task. At the same time कहता है subordinate assumes the responsibility for the work to be the performed. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन ऐसी प्रोसेस है in which we transfer emotions, feelings, ठीक है, effects, ideas from one person to the another person. तो कहते हैं communication क्या है? Communication is a transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. कहता है हमारा communication तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंडर जिस वे से मैसेज भेजना चाहता है उसी वे में रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है. Only then we can say that communication is successful. फिर आती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ पूछ लेता है डायरेक्टिंग यहाँ कौन सी प्रोसेस है. कई बार लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था यहाँ से, तो वहां पे आप लोगों को कम्युनिकेशन की प्रोसेस लिखनी थी. तो सेंडर कौन होता है? द पर्सन हु वांट टू कम्युनिकेट अ मैसेज टू अनदर पर्सन. मैसेज क्या होता है? वो कंटेंट, सजेशंस, फीलिंग्स दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर. एनकोडिंग क्या होता है? हमारे मैसेज को क्या करना, कन्वर्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिंबल्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर, पिक्चर, इमेजेस के अंदर. मीडिया क्या होता है? वो वे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएंगे. डिकोडिंग क्या होता है? कन्वर्ट द एनकोडेड मैसेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. रिसीवर कौन होता है? वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है. फिर आता है फीडबैक. फीडबैक क्या होती है? रिस्पॉन्स सेंट बाय द रिसीवर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. और इसके बीच में आती है नॉइज, दैट इज अ डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन ऑकर्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. तो क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस रहती है नॉइज सिग्नल, लाइक फॉल्टी एनकोडिंग हो गया, पुअर टेलीफोन कनेक्शन है, या रिसीवर इनअटेंटिव है, फॉल्टी डिकोडिंग प्रेजुडिस है, रॉन्ग जेस्चर एंड पोस्चर हम लोगों ने दिए हैं. तो ये सब हिंड्रेंसेस हो जाती है कम्युनिकेशन के अंदर. तो जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली कौन सा होता है? दैट फ्लोस थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लाइक स्केलर चेन वहां पे फॉलो होता है. यहाँ पे टू वे इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है बिटवीन द सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट, अ सुबॉर्डिनेट एंड अ सुपीरियर और अमंग सेम कैडर एम्प्लॉय और अ मैनेजर. कहते हैं जो कम्युनिकेशन है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन को आगे कहता है फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. जो हमारा
हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको आगे फर्दर दो पार्ट्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या हो गया, वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली वो फ्लो करेगा, अप एंड डाउन। अपवर्ड है दैट मींस रेफर टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सुबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जा रहा है तो अपवर्ड है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है तो दैट मींस डाउनवर्ड है तो सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल बेसिकली क्या है, ये कम्युनिकेशन टेक प्लेस है बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, ये एम्प्लॉइज वर्किंग एट अ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, उसे कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कहता है दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं बिकॉज इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल द डायरेक्शन इन अटर डिसरिगार्डेड द लेवल ऑफ अ अथॉरिटी। Example, worker chit chatting in canteen about the behavior of a superior, that is the informal communication. Discussing about rumors that some employees are likely to be transferred. उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है हमारा, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे हम लोग ग्रेप वाइन कहते हैं, इसके मेरिट क्या है, कहता है ग्रेप वाइन चैनल में बी हेल्पफुल एज दे कैरी इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड देयरफॉर मे बी यूजफुल टू द मैनेजर एट द टाइम। जो इनफॉर्मल चैनल है यूज्ड बाय द मैनेजर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। इसकी डीमेरिट क्या है, कम्युनिकेशन बड़ी जल्दी सेपरेट होता है, समटाइम एक्चुअल इंफॉर्मेशन खराब डिस्टोर्ट हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। इट आल्सो लीड टू जनरेट द रूमर्स हो जाते हैं विच आर नॉट द ऑथेंटिक। कंक्लूजन की बात करें तो एन इंटेलिजेंट मैनेजर शुड मेक यूज ऑफ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ इनफॉर्मल चैनल एंड मिनिमाइज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फिर आता है हमारे पास बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स की बात करें तो फर्स्ट है सिमेंटिक बैरियर, ये बेसिकली कंसर्न भी करता है विद द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशन, मतलब जितने भी लैंग्वेज रिगार्डिंग बैरियर्स हैं वो सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर आएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर, ये बेसिकली इसमें आते हैं इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेटर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। पर्सनल बैरियर, पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट में इन्फ्लुएंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं वन बाय वन इसको। फर्स्टली बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर की। मैंने आपको पहले ही कहा लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं वो सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर आएंगे। लाइक बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कोई मैसेज हमने बैडली एक्सप्रेस किया, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी इन द मैसेज, उसको क्या बनाता है, बैडली एक्सप्रेस। दिस में बी एन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट वोकैब हो सकती है, रॉन्ग वर्ड का यूज हो सकता है, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड। इन सच अ केस कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाता है, सिमेंटिक बैरियर है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, कहता है अ वर्ड में हैव अ सेवरल मीनिंग, रिसीवर हैज टू परसीव ओनली सच थिंग मीनिंग फॉर द वर्ड यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर। कहता है मैनेजर सेज दिस इज द आइडियल मेथड एंड सबऑर्डिनेट इंटरप्ट एज आइडियल मेथड। ठीक है, तो दैट इज द बेसिकली symbols with a different meaning. Faulty translation, कहता है sometime message needs to be translated to another language, और अगर ट्रांसलेटर प्रोफिशिएंट नहीं है दोनों लैंग्वेज में तो मिस्टेक हो सकती है जिससे कम्युनिकेशन का मीनिंग जो क्या वो डिफरेंट निकल के आएगा। तो वो भी कौन सा बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है। फिर अनक्लैरिफाइड assumption, कहते हैं sometime communication may have certain assumption which are subject to a different interpretation. For example, boss may instruct his subordinate to take care of our guest. Boss may mean that subordinate should take care of transport, food, accommodation of the guest until he leave the place. Subordinate may interpret that guest should be taken to the hotel with care. So that is unclarified assumptions. Technical jargon मतलब कोई difficult words हम लोग use कर रहे हैं। Body language and gesture decoding, कहता है every movement of body communicates some meaning. And if there is no match between what is said and what is expressed in the body movements, communication may be wrongly perceived. So these are the semantic barrier. फिर आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें या इमोशनल बैरियर्स, ये वो बैरियर्स हैं टू द कम्युनिकेटर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। फर्स्ट कहीं होता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। समटाइम्स पीपल क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीटेड मैसेज। बात पूरी नहीं सुननी है,
पहले से ही प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लिया, और सच प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में बी ड्यू टू प्री कंसीव्ड नोशन or prejudice against the communication. Lack of attention, the preoccupied mind of receiver and the resultant not listening of message act as a major psychological barrier. For example, an employee explain about his problem to his boss who is preoccupied with an important file before him. The boss doesn't grasp the message and employee is disappointed, and that is an emotional barrier आ जाती है, psychological barrier. Loss by transmission, कई बार जो है मैसेज ट्रांसमिशन के टाइम भी क्या हो जाता है, मैसेज डिस्टर्ब हो जाता है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आगे जाती है, या पुअर रिटेंशन, ये भी एक अनदर प्रॉब्लम है। यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टाइम इफ दे आर इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड। फिर डिसट्रस्ट, अगर कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटर के बीच में डिसट्रस्ट है, वो भी एक बैरियर है। इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, these related to the organizational structure, authority relationship, rules and regulation. ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कहता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को, तो इट में हैम्पर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मे बी हर्डल टू कम्युनिकेशन। सिमिलरली कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल में रिजल्ट इन डिले आ जाएगा। फिर status of superior may create a psychological distance between him and his subordinate. A status conscious manager also may not allow his subordinate to express their feelings freely. That is also organization barrier. Complexity in organizational structure, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर नंबर ऑफ मैनेजर लेवल है, वहां पे कम्युनिकेशन डिले होगा, डिस्टॉर्टेड होगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट। फिर ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी, कहता है इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन में भी हैम्पर्ड, लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग। लास्ट है हमारे पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स की बात करें, कहता है पर्सनल फैक्टर ऑफ बॉस, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट में इन्फ्लुएंस एंड इफेक्टिव, लाइक फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर एक सुपीरियर फियर है उसके पास कि दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली अफेक्टेड अथॉरिटी, he or she may withhold such communication. Lack of confidence of superior on the subordinate, अगर subordinate के ऊपर हमारा confidence नहीं है। Unwillingness to communicate, अगर हम लोग communicate करने के लिए willing ही नहीं है। Lack of proper incentive, अगर कोई motivation नहीं है, incentive नहीं है communication के लिए, तो subordinates जो है कोई initiative नहीं लेंगे, if no reward for good suggestion। फिर कहता है how to improve the communication effectiveness, कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन बैरियर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट कहते हैं क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर द कम्युनिकेशन, कि जब भी कम्युनिकेशन से पहले हमारे आइडियाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कहते हैं ड्यूटी ऑफ अ कम्युनिकेटर टू क्लैरिफाई द मैसेज क्लियरली बिफोर ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट द सेम। communicate according to the need of the receiver, कहते हैं the sender must understand the capacity of the receiver and he must know what the type of information the receiver needs and in what form. Like for example I am making this video ना, मुझे पता है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर कंप्लीट करना होता है, रिवाइज करना होता है, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग ये वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, दूसरों के साथ कंसल्ट करिए, प्रॉपर प्लान बनाइए कम्युनिकेशन से पहले। बी अवेयर ऑफ अ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ अ मैसेज। एंड लास्ट कहते हैं कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर, लिसनर्स को वैल्यू दीजिए। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक लीजिए। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, एंड कम्युनिकेशन को फॉलो अप कीजिए ताकि हर्डल्स रिमूव हो सके। एंड बी अ गुड लिसनर, कहता है केयरफुल लिसनिंग इज प्री रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पेशेंट लिसनिंग सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली थिंग्स जिससे हम लोग जो हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। आई होप कि आपको ये यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी वीडियोस जो के हैं आती रहेंगी। टोटल 7 यूनिट्स की मैंने वीडियोस जो के हैं वो अपलोड कर देंगे हैं सीरीज के अंदर, एंड रेस्ट ऑफ द 5 भी 1 by 1 जो के हैं वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। एंड उसके बाद फिर हम लोग जो के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो स्टार्ट कर देंगे फॉर द 12th बिजनेस स्टडीज CBSE एग्जाम 2026 एंड टारगेट 100% मार्क्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।